हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के विविध कार्यों की, यानी उनके जो सामाजिक जीवन था, वहाँ की जो मुद्राएं थी, लिपि थी, या फिर जो भी उनके पतन का कारण था, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वह समाज कैसा था, सामाजिक जीवन। तो जो समाज था हड़प्पा सभ्यता का, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसका जो काल था वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इसके बाद बात करते हैं इनका जो सामाजिक जीवन था। सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन की बात करें तो इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज मतलब जिस तरह अपने यहाँ पर क्या है, पितृसत्तात्मक है, मतलब पिता की चलती है, मतलब पुरुष की यहाँ पर चलती है। लेकिन जो वहाँ का समाज था वो समाज था, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। वहाँ पर जो महिलाओं की यानी माताओं की जो चलती थी। तो उसके बाद बात करते हैं कि इनका भोजन। तो ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। मांसाहारी और शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का ये भोजन करते थे। और मातृसत्तात्मक इनका समाज था, भोजन दोनों प्रकार का करते थे। आभूषण भी इनको प्रिय थे, ये आभूषण को भी इनको प्रिय थे। बहुत मतलब सोना, चांदी, तांबा, टीन, इन सभी के जो आभूषण पहनते थे। साथ के साथ जो महत्वपूर्ण यानी जो कीमती पत्थर होते थे उनके भी आभूषणों का इन्हें प्रयोग करते थे। कीमती पत्थरों के आभूषण का भी प्रयोग ही करते थे। उसके अलावा हम बात करें कि इनके संस्कार की, अंतिम संस्कार की, जो अंतिम संस्कार है, जो संस्कार है वो 3 तरीके से होता था। इनके 3 तरीके से होता था। जो पहला तरीका था पूर्ण समाधान। दूसरा जो तरीका था आंशिक, और जो तीसरा तरीका था दह संस्कार। इन 3 तरीकों से वहां पर अंतिम संस्कार किया जाता था व्यक्तियों का। अंतिम जो संस्कार था वो 3 तरीके से किया जाता था। पहला था पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक और तीसरा दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता था कि जो व्यक्ति को जलाया जाता था, मृतक को जलाया जाता था। व्यक्ति यानी मृतक, मरे हुए को, मृतकों को जलाने की परंपरा। जो मृतक होता था उसको जलाने की परंपरा दाह संस्कार कहलाती थी। पूर्ण समाधान, इसमें जो है व्यक्ति को दफनाया जाता था, कब्र में दफना दिया जाता था। और जो आंशिक है, आंशिक में क्या होता था कि आंशिक में व्यक्ति को पहले तो जंगल में छोड़ दिया जाता था। व्यक्ति की लाश को, यानी जो मरा हुआ व्यक्ति है, मृतक को जंगल में छोड़ दिया जाता था। और फिर उसको जो जानवर है खा लेते, मांस को जो पशु पक्षी है, जानवर है, वो खा लेते। उसके बाद जो उसकी जो हड्डियां बचती थी उनको दफना दिया जाता। हड्डियों को दफनाया जाता। ये इस प्रकार जो है अंतिम संस्कार होता था। तो 3 तरीके थे वहाँ पर अंतिम संस्कार के, या तो पूर्ण समाधान, या तो उनको व्यक्तियों को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। और कब्रिस्तान के हमें साक्ष्य भी मिले हैं। R37 जो हमें साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से, आपको याद भी होगा
R37 कब्रिस्तान जो हमें मिला है हड़प्पा नगर से, R37 जो मिला है। आंशिक यानी मृतक को जो जंगल में दफना देते थे, जंगल में छोड़ देते थे, वहाँ पर उसके जो मांस मीट को जो है पशु पक्षी या जो जंगली जानवर खा लेते, और फिर जो है उसके बाद उसके जो हड्डियाँ जो शेष बचती थी उनको दफना देते थे। दाह संस्कार में क्या करते थे कि मृतक को जलाने की परंपरा थी, मृतक को जला दिया जाता था। ये वहाँ के लोगों के हड़प्पा सभ्यता के जो अंतिम संस्कार का तरीका था। उनके भोजन की बात करें तो वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के व्यक्ति थे। मातृसत्तात्मक उनका समाज था। जो अगर आभूषणों की बात करें तो वो सोना चांदी तांबा के जो आभूषण का प्रयोग करते थे, साथ में जो कीमती पत्थर होते थे उनका भी प्रयोग करते थे आभूषण के रूप में। इसके अलावा बात करते हैं कि लिपि कैसी थी उनकी, वहाँ की लिपि, कृषि तकनीक, इनके बारे में बात करेंगे। आज जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। जिसने अभी तक वीडियो कंप्लीट नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख लें और अपनी तैयारी करते रहें। भी एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। अपनी तैयारी रखें। और जो है आज हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का, और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब अपना जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हर एक क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके ज़रूर देख लीजिएगा जिसने अभी तक नहीं देखी है। तो बात करते हैं यहाँ की लिपि की। लिपि कैसी है? तो जो यहाँ की जो लिपि है इसका जो विचार व्यक्त किया गया था, विचार व्यक्त हुआ था 1873 में, और विचार व्यक्त करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने विचार व्यक्त किया था, और उन्होंने विचार इस पर व्यक्त किया था कि जो संबंध बताया था ब्राह्मी लिपि से है, जो इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया, ब्राह्मी लिपि से विचार व्यक्त किया था 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और इस लिपि का संबंध बताया था कि ब्राह्मी लिपि से इसका संबंध है। उसके बाद 1925 को क्या था, L.A. वेडेला ने जो है प्रथम प्रयास किया था इसको पढ़ने का, प्रथम प्रयास किया गया किस चीज़ का, पढ़ने का प्रथम प्रयास किया गया L.A. वेडेला के द्वारा 1925 में। उसके बाद बात करते हैं जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। चित्रात्मक लिपि थी। काफ़ी हद तक जो चित्रात्मक लिपि थी उसमें जो है चित्र काफ़ी अधिक मिलते हैं। इस लिपि में जो है चित्र मछली के या फिर बात कर सकते हैं चिड़िया के, मछली के, चिड़िया की, या फिर मानवकृति के चित्र। मछली, चिड़िया, मानवकृति के जो चित्र हैं वो इस लिपि में हमें मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, क्योंकि जो उसकी जो लिपि मानी गई है चित्रात्मक मानी गई है। चित्रात्मक लिपि मतलब चित्रों से निर्मित लिपि, चित्रों की लिपि मानी गई है जिसको पढ़ना मुश्किल है। और इसके साथ साथ अंग्रेजी के यू अक्षर का भी अधिक प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी के यू अक्षर का भी अधिक प्रयोग। अंग्रेजी का जो यू अक्षर है उसका भी अधिक प्रयोग हुआ है इस लिपि में। साथ के साथ जो चित्रात्मक लिपि है जिसमें चित्रों का प्रयोग हुआ है
अधिक चित्रों का प्रयोग हुआ है और यू अक्षर का भी अधिक प्रयोग किया गया है इस लिपि में। और इस लिपि को पहले पढ़ने का प्रयास किया था 1925 में एल वेडेला ने, और विचार व्यक्त किया था 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इसकी ब्रिस्टोफेदन जो लिपि है मानी गई है कि इसको जो पढ़ा गया है वो दाएं से बाएं इसको पढ़ा गया है, दाएं से बाएं इसको पढ़ने का प्रयास किया गया है। दाएं से बाएं इसको पढ़ने का जो है वो प्रयास किया गया है। ये थी इसकी लिपि। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। जो लिपि थी चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक कह सकते हो, चित्रात्मक कह सकते हो, जहाँ पर चित्र अंकन थे जिस तरह मछली के, चिड़िया के या अन्य मानव कृतियाँ जो थी निर्मित थी। अंग्रेजी का यू अक्षर भी अधिक प्रयोग में किया गया था, वो उसका भी जो है हमें चिन्ह या साक्ष्य मिलता है। दाएं से बाएं इसको पढ़ा जाता था और फिर बाएं से दाएं इसको पढ़ा जाता था। एक लाइन दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ब्रिस्टोफेदन जिसको हम कहते हैं, उससे कैबिन मैचअप खाते थे। ठीक है, ये थी लिपि। इसके बाद बात करते हैं कि फसल की, मुद्राओं की। अब बात करते हैं कि फसल की, कृषि। तो हमने पढ़ा है अभी तक तो जिसमें हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे धान के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, कपास के, इन सभी के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, इससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने कृषि भी की थी। और कृषि की थी तो पता चलता है साक्ष्यों से। तो वहाँ पर जो कपास है, कपास को सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया। जो कपास थी उसको सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया था। कृषि में अगर हम बात करें तो कपास जो थी सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया था उसको। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर बीज बोने की तकनीक का पता चलता है। जो हमें साक्ष्य मिले उससे बीज बोने की तकनीक का पता चलता है। बीज बोने की तकनीक का पता चलता है। साथ में हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो लोगों ने खेतों की जुताई की है वो हल का प्रयोग करके की है। मतलब वहाँ के उस समय के जो लोग थे वो तकनीक से काफ़ी ज्ञात थे, तकनीक से काफ़ी परिचित थे। इसी प्रकार इससे पता चलता है कि उन्होंने जो खेत थे वो हलों से जुताई की थी खेतों की। और कपास का सबसे पहले प्रयोग किया था। कपास की जो फसल है उसको सबसे पहले उगाया था। और बीज बोने की तकनीक भी इनकी बहुत ही कुशल थी, अच्छी थी। इसके अलावा बात करते हैं इनकी मुद्राएं। तो जो हमें साक्ष्य के रूप में मुद्राएं मिली हैं वो करीबन 2500 मुद्राएं हैं। 2500 मुद्राएं हमें साक्ष्य के रूप में अभी तक प्राप्त हुई हैं प्रमाण के रूप में। और ये जो 2500 मुद्राएं हैं इनमें जो विभिन्न पत्थरों से बने कुछ जो मुद्राएं हैं विभिन्न पत्थरों से मिली है। विभिन्न पत्थरों से निर्मित है। विभिन्न पत्थरों से निर्मित है। जो 2500 मुद्राएं हैं उनमें से जो कुछ एक मुद्राएं हैं वो विभिन्न पत्थरों से निर्मित हैं। कुछ एक जो मुद्राएं कांचली मिट्टी से निर्मित है, कांचली मिट्टी। और कुछ एक जो मुद्राएं हैं वो तांबे की निर्मित है। तो विभिन्न पत्थरों में अगर हम बात करें तो सेलखड़ी पत्थर जो है, सेलखड़ी पत्थर उससे सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का जो है प्रयोग किया गया है। तो बात करते हैं उनकी मुद्राएं की।
तो हमें करीबन 2500 जो मुद्राएं हमें अभी तक प्राप्त हुई हैं, 2500, जिनमें से कांचली मिट्टी से कुछ एक मुद्राएं बनी हैं, कुछ एक मुद्राएं तांबे की बनी हैं और कुछ एक मुद्राएं विभिन्न पत्थरों से निर्मित थी। और उनमें पत्थरों की बात करें तो पत्थर जो आएंगे वो पत्थर है सेलखड़ी पत्थर, जिसमें से सबसे अधिक मुद्राएं हमें मिलती है। और एक श्रृंगी पशु के जो चित्र है उन मुद्राओं में देखने को हमें मिलता है। एक श्रृंगी पशु का जो चित्र वो हमें इन मुद्राओं में देखने को मिलता है। मोस्टली जो मुद्राएं हैं वो इस चित्र से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन काल है, उनका जो सामाजिक जीवन है, उनका अंतिम संस्कार है, या फिर उनके भोजन करने का तरीका, या फिर बात करें उनकी कृषि का तरीका, या फिर बात करते हैं मुद्राएं, जो ये सभी कुछ बेसिक या उनकी लिपि, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है। ये जो बेसिक पॉइंट थे, इसके बाद बात करते हैं कि इनका पतन का क्या कारण था, कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पतन कैसे हुआ, पतन होने का क्या कारण था। आज जो है हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक का समापन हो जाएगा और ये लास्ट टॉपिक में लास्ट बात जो हम बताएंगे वो है पतन। जो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत जो सभ्यता थी, काफ़ी बड़ी सभ्यता थी, बहुत पुरानी सभ्यता और बड़ी विस्तृत सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि इस सभ्यता का जो अंत है वो किसी एक कारण से हुआ होगा, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। तो इसके जो कारण पता चलते हैं हमें, वो क्या पता चलते हैं, तो जॉन मार्शल इसका कारण क्या बताते हैं। जॉन मार्शल इसके पतन का कारण बताते हैं, वो है बाढ़ व भूकंप। जॉन मार्शल ने माना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है वो बाढ़ व भूकंप के कारण हुआ है। और जो अधिकांश जो अंत पतन का जो पता चलता है वो हमें पता चलता है बाढ़ के कारण, कि बाढ़ के कारण जो है अधिकांश सभ्यता का जो है पतन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं स्टाइन के द्वारा। ओरेल स्टाइन के अनुसार जो है जलवायु परिवर्तन। ओरेल स्टाइन ने माना है इसका पतन का कारण कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हुआ है, ओरेल स्टाइन ने। और उसके बाद बात करते हैं फेयर सर्विस के अनुसार हमें पता चलता है इसके बारे जो इसका पतन का कारण है वो है वनों की कटाई। इसने माना कि जो वन है, वनों की कटाई के कारण जो सभ्यता का अंत हुआ है, या जो परिस्थितियां हैं, पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत हुआ है। ये कुछ एक कारण जो है माने हैं अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने ये पतन के इनके कारण माने हैं। लेकिन जो मोस्टली जो कारण माना गया है वो कारण है बाढ़ का, कि बाढ़ से जो है इस सभ्यता का अंत हुआ है, यानी इस सभ्यता का पतन हुआ है और आगे जो है वैदिक काल का प्रारंभ हुआ है। तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता, उसके क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, उसके नामकरण के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत से लेकर उसके पतन तक की सारी कहानी हमने अभी तक देखी, और कहाँ पर किस क्षेत्र पर क्या क्या हमें साक्ष्य मिले उन सभी के बारे में हमने देखा है। तो आज हम इस हड़प्पा सभ्यता का समापन करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जिन्होंने अभी तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा नहीं देखा है तो वीडियो बना दी गई है, तो उसके बारे में आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।